नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं कि अब रिजर्वेशन के मामले में 50% कैप का क्या स्टेटस होगा 7 नवंबर के माननीय उच्चतम न्यायालय के 3-2 वर्डिक्ट के बाद। तो 7/11 का जो वर्डिक्ट है 3-2 से 3 पक्ष में मेजॉरिटी व्यू और 2 विपक्ष में माइनॉरिटी व्यूज। तो इस आधार पर, बहुमत के आधार पे, जो केंद्र सरकार ने 2019 में 103वां 103rd अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे वैलिड करार कर दिया गया। चूँकि ये वैलिड हो गया तो ऑटोमेटिक वैलिड हो गया जो सब आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 15 में 15(6), जिसके आधार पे 10% रिजर्वेशन शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्ग को मिला और आर्टिकल 16(6) इंसर्ट हुआ, छठा सब आर्टिकल, जिसके अनुसार सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्गों को मिला, अर्थात उच्च जाति में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। चूँकि आर्थिक दृष्टिकोण से आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी, जातिगत था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनटचेबिलिटी और उनके साथ जो हुआ हजारों वर्षों से, और जो हजारों वर्षों से जो पिछड़े रह गई सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर, उनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, विशेष अवसर की। तो अब आर्थिक आधार भी एक आधार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो फैसला 7/11 को आया 3-2 से। इसमें मैं सबसे पहले तो ये जानकारी दूं कि 50% कैप सबसे पहले MR बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर के मामले में आया 1963 में, और यही फिर दोहराया गया जब मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की। उसमें जो फैसला 1992 में आया 9 सदस्यीय संविधान पीठ का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी 50% कैप को बरकरार रखा गया। 1963 में भी तमिलनाडु को अलग रखा गया क्योंकि वहाँ 50% से ऊपर आरक्षण था, और 1992 के इंदिरा साहनी केस में भी इसे अब रखा गया क्योंकि तमिलनाडु में पहले से ही 69%, 69% आरक्षण जातिगत था वहाँ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब जो 7 नवंबर को जजमेंट आया है, उसमें जो मेजॉरिटी व्यू है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिसेस हैं सर्वश्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्रीमती बेला M त्रिवेदी एवं श्री JB पारदीवाला। मैं सिर्फ उस पैरा को पढ़ रहा हूँ जो 50% कैप की चर्चा है, जिसमें इसमें है, ये वो पैरा है मेजॉरिटी व्यू का, कि रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 10% इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस डज नॉट रिजल्ट इन वायोलेशन of any essential feature of the Constitution and does not cause any damage to the basic structure of the Constitution of India on account of breach of the ceiling limit itself is not inflexible. Inflexible का हिंदी मैंने ढूंढा, मैं उसका सिंपल इंग्लिश मैंने ढूंढा, तो वो है rigid and in any case applies only to the reservations इनवाइजंड है ये उसकी भी एक हिंदी अनुपालन या कुछ करके है, बाई आर्टिकल 15(4), 15(5) नहीं अनुकूल है, एंड 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि 15(4), 15(5) और 16(4) क्या है। तो 15(4) है कि सरकार को संविधान ने ये अधिकृत किया कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए सरकारें विशेष उपबंध कर सकती हैं, स्पेशल प्रोविजंस कर सकती हैं। आर्टिकल
जो 15(5) है, यह है कि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन को इसके अनुसार सही ठहराया गया। जो सरकारी भी इंस्टीट्यूशंस हैं शैक्षणिक और गैर सरकारी सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इससे अलग रखा गया। और जो आर्टिकल 16(4) है वो है राज्य सरकारें सभी बैकवर्ड क्लासेस के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण दे सकती हैं वैसे क्लास को जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो 50% कैप पर यह कहा गया, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने इस पर पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं किया है कि अब 50% कैप रहेगा या नहीं, चूंकि इसमें चर्चा है 15(4), 15(5), 16(4) की सिर्फ। तो 50% सीलिंग कि अब क्या होगा कि अगर कोई राज्य सरकार कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्ग को देना चाहे आरक्षण, तो उसके लिए क्या होगा। अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ज्वलंत उदाहरण है सामने, चूँकि वो स्टे लगा हुआ है, चूँकि 14% को बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया गया है और वो 50% से ऊपर है। जब EWS आरक्षण 10% वैलिड हो गया तो ऑटोमेटिक वो 100 में ही 60 हुआ ना। इसी तरह अभी झारखंड ने भी 14% जो पिछड़े वर्गों का है उसको 27% किया है। अब ये सब भी देखना है आगे कि इस पर क्या होगा। इसके अतिरिक्त पूरे देश में चाहे वो मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, वकालिगा, कापू, रेड्डी वगैरह वगैरह के जो मामले आएंगे तो फिर इशू उठेगा। चूँकि ये अनुत्तरित सवाल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उत्तरी भारत की से संबंधित जितनी भी पार्टियां, चाहे वो सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई क्यों नहीं हो, वो हल्के फुल्के टिप्पणियों के साथ ही इनको स्वीकार कर रही हैं। हाँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि 50% सीलिंग समाप्त किया जाए और जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि इकोनॉमिकल, सोशली, एजुकेशनली और हर तरह के रिप्रेजेंटेशन का आंकड़ा आ जाए, ताकि जो जिनका कम प्रतिनिधित्व है उनको आरक्षण दिया जा सके। लेकिन सबसे जो कठोर प्रतिक्रिया आई है वो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी की, श्री M.K. स्टालिन जी की, और उन्होंने कहा है कि पुनर्विचार याचिका वो दायर करेंगे इस जजमेंट के विरुद्ध, चूंकि 100 वर्षों का जो सामाजिक न्याय का संघर्ष है उसको गहरा धक्का लगा है। उन्होंने 12 नवंबर को अर्थात परसों सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है इस पर विचार करने के लिए कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। अब मैं माइनॉरिटी जो व्यू है, जिसमें तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री U ललित हैं और श्री भट्ट साहब हैं, उनका जो व्यू आया है उसमें उस पैरा को मैं पढ़ रहा हूँ जो 50% सीलिंग से संबंधित है। तो ये है कि परमिटिंग द ब्रीच ऑफ द 50% रूल वुड बिकम ए गेटवे ऑफ फर्दर इनफ्रैक्शंस की हिंदी है अतिक्रमण, उल्लंघन, विच वुड रिजल्ट इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसकी हिंदी है कठोर वर्गीकरण। द रूल ऑफ इक्वलिटी वुड देन बी रिड्यूस्ड टू द राइट ऑफ रिजर्वेशन, लीडिंग अस बैक to the days of Champakam Dorai Rajan. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or they could eat up the rule of equality. अब मैं यहाँ पे चंपाकम द्वारा राजन की जो चर्चा हुई, ये क्या मामला है? तो ये मामला है कि वर्ष 1927 में जब अंग्रेजों की सरकार थी अपने देश में, तो सरकार ने एक आदेश पारित किया था तमिलनाडु में जातिगत आरक्षण के लिए, और 1929 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये आरक्षण लागू हुआ। जब तक अंग्रेज सरकार रही तब तक मुझे लगता है कि शायद इस आरक्षण व्यवस्था को किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, यह बहुत सोचने की बात है कि जब देश आज़ाद हुआ है तब यह केस हुआ है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया तो कहा उस जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया। फिर सरकार अपील में गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको
सही करार दिया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को। और यही इशू था जिसके कारण तत्कालीन केंद्र सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में थी, उनको संविधान में पहला संविधान संशोधन करना पड़ा था। और उस संविधान संशोधन के जरिए जो तमिलनाडु प्रांत में जो आरक्षण था उसको बचाए रखा गया था। अब मैं जो बहस चल रही थी उसमें बहुत से अधिवक्ताओं ने अपना तर्क दिया था कि यह क्यों गलत है और बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। उसमें से मैं सिर्फ दो विद अधिवक्ताओं के व्यू को रखना चाहूँगा। एक हैं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन। उन्होंने कहा कि दैट द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% वाज सो सैक्रोसेंट दैट इट्स वायोलेशन वुड बी शॉकिंग। और एक विद अधिवक्ता हैं डॉक्टर मोहन गोपाल। उन्होंने कहा कि दैट द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ क्लासेस एंड द letting loose of reservations in the society as a benign welfare activity violently oppose the basic structure of the Indian Constitution। मैंने जो अभी स्टेटस है कि अगर इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया होता कि ये 10% EWS रिजर्वेशन को जो अपहेल्ड सही माना जा रहा है, 103rd अमेंडमेंट को जो सही माना जा रहा है, और आर्टिकल जो 15(6) और 16(6) है इसको सही माना जा रहा है, तो यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए था कि अगर होता तो शायद पूरे देश में हो सकता है कि इतना कन्फ्यूजन नहीं होता और सोशल मीडिया पर इतनी चर्चाएं नहीं होती, कि उसमें स्पष्ट कर दिया जाता कि यदि सरकारें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स के मामले में देखती हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए 50% सीलिंग को बढ़ाकर भी आरक्षण दिया जा सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।